नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए और बेल आइकन के साथ ऑल के ऑप्शन को क्लिक कीजिए। इससे आप तक हमारी हर वीडियो फौरी पहुंचेगी। तारीख और सियासत समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत की इन वीडियोस पर कड़ी मेहनत होती है, तो इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें अपनी पसंद के मौज़ूआत तजवीज़ भी कीजिए। आपकी राय हमारे लिए अहम है। देखते रहिए इंस्टा न्यूज़ टीवी। तहरीर असदार चौधरी। हमारी कौम इसलिए अभी तक तरक्की नहीं कर पा रही कि उन्हें सलाहियत, जहानत, काबिलियत, शराफत, दियानत, मतानत, मामला फहमी, दानाई, कुव्वत, बर्दाश्त वगैरह नहीं, बल्कि ज़ाहरी शख्सियत बहुत मुतासिर करती है। जो खुश शक्ल नजर आता है, बातचीत अच्छे और दबंग अंदाज में करता है, जितना चरब जुबान है वो उतना ही पसंद आता है। इमरान खान की मिसाल दौरे हाजिर में मौजूद है कि वो ज़ाहरी शख्सियत में अच्छा लग गया और चरब जुबान बकौल लोगों के दबंग है। बाकी कोई भी खासियत उसमें नहीं, लेकिन अच्छी खासी तादाद में लोगों को अपने सहर में मुब्तला कर चुका था और है। मुशर्रफ का भी ये खासा था कि उसकी शख्सियत रोबदार थी और वो बोलता अच्छा था। बकौल जफर हिजाजी साहब, जब मुशर्रफ ने टेक ओवर किया तो तकरीबन 10 रोज बाद हुक्म हुआ कि सारे सीनियर सिविल ऑफिसर्स प्राइम मिनिस्टर हाउस के एडिटोरियम में चीफ एग्जीक्यूटिव का खिताब सुनने हाजिर हो। एडिटोरियम खचाखच भरा हुआ था। थोड़ी देर बाद कमांडोज मार धाड़ के अंदाज में हॉल में दाखिल हुए और मुख्तलिफ जगहों पर पोजीशन संभाल ली। उनकी उंगलियां खुदकार हथियारों के ट्रिगर्स पर थीं, जिसका मकसद वाज़े तौर पर हॉल में खौफ का समा पैदा करना था। इस हू के आलम में स्टेज के बगली दरवाजे से परवेज मुशर्रफ सीना ताने बिफरे चीते की तरह हॉल में दाखिल हुआ। हॉल में मौजूद सिविल बकरे और बकरियां उसके इस्तकबाल के लिए इस तरह इस्तादा हुए कि लग रहा था कि उनकी सांसें रुक चुकी हैं। वो स्टेज के सेंटर में रखे छोटे से मेजो कुर्सी के पास पहुंचा। हाजरीन की तरफ मुड़कर यूं देखा कि उसका हर अंग पुकार पुकार कर कह रहा था कि आज रुए जमीन पर मुझसे ज्यादा कोई बाइख्तियार नहीं। स्टेट सेक्रेटरी ने उसे खिताब की दावत दी और इसकी तकरीर का खासा यही था कि मैं ब्यूरोक्रेसी के सारे वट निकाल दूंगा। वजारत खारजा के एक ऑफिसर खड़े हुए और कहा कि सिविल हुकूमत ने कुछ सिफारत खानों के लिए चंद तकर्रियां मेरिट पर की थीं और अब गलत तौर पर उनमें रद्दोबदल किया जा रहा है। जनरल ने धारते हुए कहा कि मैं चेक करूंगा और अगर आपकी बात गलत हुई तो फिर आपकी भी सरजनिश होगी। मसूद दाहर सेक्रेटरी ज़रात ने गवर्नेंस बेहतर करने के लिए कोई मशवरा देने की कोशिश की, जिसे जनरल मुशर्रफ ने बात मुकम्मल ही ना करने दिया। फिर वो और कमांडोज जिस तरह हॉल में दाखिल हुए थे, उसी वहशत का माहौल बनाते हुए हॉल से दगड़ दगड़ करते हुए निकल गए और मैंने कई कमजोर दिल सिविल बकरों और बकरियों के चेहरों पर हवाइयां उड़ी देखी। खिताब का मकसद पूरा हो चुका था। मुशर्रफ के बड़े जराइम में चंद एक का अहाता करते हैं। मुशर्रफ कश्मीरियों का मुजरिम था और हजारों कश्मीरियों की मौत का अकेला जिम्मेदार भी। जब नवाज शरीफ के दूसरे दौरे हुकूमत में हिंदुस्तान के एटमी धमाके करने के जवाब में पाकिस्तान ने 6 एटमी धमाके कर दिए, तो हिंदुस्तान को एहसास हो गया कि एटमी कुव्वतों के दरमियान जंग दोनों मुल्कों की तबाही होगी। तो बीजेपी की हुकूमत वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की सरबराही में मसला कश्मीर के हल के लिए तैयार हो गई। मसला कश्मीर हल होने जा रहा था कि बीजेपी का सरबराह भारतीय वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी अपनी पूरी काबीना, जिसमें उस वक्त लाल कृष्ण एडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुषमा स्वराज, जसवंत सिंह और सारे बड़े इंतहा पसंद हिंदू सरकर्दा रहनुमा खुद चलकर दोस्ती बस में बैठकर वाहगा के रास्ते पाकिस्तान आ गए और मीनारे पाकिस्तान पे खड़े होकर वाजपेयी ने अपनी शायरी यानी कविता पढ़ी कि आओ नई सुबह का आगाज करते हैं और मेरा यादगार पाकिस्तान पर खड़े होना इस बात का सबूत है कि हमने पाकिस्तान को दिल से तस्लीम कर लिया है। तो ऐन उसी वक्त मुशर्रफ ने जमात इस्लामी के जरिए से पूरे मुल्क में कश्मीर फरोशी का इल्जाम लगवा के हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे शुरू करवा दिए। उस वक्त 1998 के फॉर्मूले के मुताबिक 20 सालों के लिए कश्मीर मकबूजा और आजाद से दोनों ममालिक की अफवाज को हटाकर कश्मीरियों को दोनों मुल्कों में बगैर वीजा के आने जाने की इजाजत दी जानी थी और 20 साल बाद, जो कि 2018 में पूरे हो चुके थे, रेफरेंडम या इस्तिस्वाब राय करवाया जाना था। इस फॉर्मूले का मकसद ये था कि कश्मीरी दोनों मुल्कों के लोगों के साथ मिलजुल कर 20 साल बाद खुद फैसला करें कि किस मुल्क के साथ रहना है।
ये मुआहदा अगर नवाज शरीफ और वाजपेयी की हुकूमतों के दौर में हो जाता तो आज कश्मीर का फैसला हो चुका होता और उस वक्त से भारत और पाकिस्तान की तिजारत भी शुरू हो चुकी होती और दोनों मुल्कों की मंडियां अवाम को मुयस्सर होती और दोस्ती होने की वजह से दिफाई बजट भी कई गुना कम होकर अवाम की फलाह बहबूद पर लगा होता। तो दोनों मुमालिक आज तीसरी दुनिया के मुमालिक के बजाय दूसरी दुनिया के मुमालिक बने होते। जनरल मुशर्रफ ने इस मंसूबे का शिराजा बिखेरते हुए कारगिल प्लान बनाकर हमला करवा दिया और कश्मीर को 20 सालों के बजाय फौरन हासिल करने का एडवेंचर कर डाला, जिसकी कीमत हमें हजारों फौजियों की कीमती जानों की शक्ल में फौरन तो देना पड़ी, लेकिन इससे बड़ी कीमत ये थी कि 25 साल पहले जो दुश्मनी खत्म हो जाती वो जारी है। बाहमी एतमाद भी हमेशा के लिए खत्म हुआ, हजारों कश्मीरी शहीद हुए और सैकड़ों अरब डॉलर दिफा पर खर्च हुए और होते चले जा रहे हैं और अब कश्मीर हमेशा के लिए इंडिया ने अपने मुल्क का हिस्सा बना डाला है, जिसका हल अब तकरीबन नामुमकिन नजर आता है। ये मुशर्रफ की जिंदगी का सबसे बड़ा जुर्म था। कारगिल एडवेंचर की पादाश में जब नवाज शरीफ ने मुशर्रफ को आर्मी चीफ के ओहदे से हटाया तो मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाते हुए अवाम के वोटों से 2/3 अक्सरियत से आई हुकूमत का तख्ता उलटकर आइन को मुअत्तल करते हुए इक्तदार पर गैर आइनी तौर पर कब्जा कर लिया। याद रहे, मुशर्रफ ने कारगिल की नाकामी की वजह से अपना अंजाम देखते हुए पहले से साजिश करके मार्शल लॉ की तैयारी की हुई थी। मुशर्रफ का दौरे इक्तदार तुखम हराम था, जिसकी बुनियाद गैर आइनी कदम और जुल्म करने से शुरू हुई और पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन दौर शुरू हुआ, जिसकी सजा पाकिस्तान आज तक भुगत रहा है। उनमें से कुछ नकात पर रोशनी डालते हैं। नंबर 1, मुशर्रफ ने नून लीग को तोड़कर काफ लीग और पीपल्स पार्टी को तोड़कर पीपल्स पार्टी पेट्रियोट बनवा दी और नून लीग और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ समेत पूरी फैमिली और पार्टी के सरकर्दा अफराद पर जुल्म के पहाड़ तोड़ डाले। इन मजालिम का जिक्र फिर किसी दूसरे प्रोग्राम में करते हैं। नवाज शरीफ को बेटों हुसैन नवाज और हसन नवाज समेत शहबाज शरीफ को भी 1 साल से ज्यादा जेल में रखा और नवाज शरीफ को सजाए मौत की सजा फौजी अदालतों से सुनवा दी, जिसको बाद में उम्र कैद में बदल डाला। बैनुल अक़वामी मुदाखलत और सऊदी अरब की दरखास्त पर नवाज शरीफ को पूरी फैमिली समेत जिला वतनी में सऊदी अरब भेज दिया। नंबर 2, परवेज मुशर्रफ ने 9/11 के बाद जंग में अमेरिका का साथ देकर तालिबान के खिलाफ जो जंग शुरू करवाई वो हमारे मुल्क के अंदर तक आ गई और 85,000 से ज्यादा सिविलियन और फौजी जाने हम आज तक दहशतगर्दी के खिलाफ गवा चुके हैं। हालांकि जंग में गैर जानिबदार भी रहा जा सकता था या कम से कम हिस्सेदार बना जा सकता था। नंबर 3, मुशर्रफ ने शिद्दत पसंदी के इल्जाम में जितने लोगों को मरवाया उसका रिएक्शन कई गुना मल्टीप्लाई होकर मजीद शिद्दत पसंदी की शक्ल में सामने आया, जो कि मजीद हजारों जानों के ज़िया का बाइस बनता चला गया। इस्लामाबाद में जामिया हफ्सा और लाल मस्जिद वाला मशहूर जमाना वाकया हुआ। मौलवी अब्दुल अजीज और मौलवी अब्दुल रशीद गाजी की सरबराही में जब मदरसे के तलबा और तालिबात निफाज़े शरीयत के लिए गैर कानूनी तौर पर रियासत के रिट को चैलेंज करने लगे, मुशर्रफ ने हुक्म सादिर करते हुए फास्फोरस बम फेंकवा कर सैकड़ों तलबा और तालिबात को जिंदा जला दिया और इसके रिएक्शन में ऐसी शिद्दत पसंदी की लहर पाकिस्तान में आई जो हजारों मासूम शहरियों और फौजियों की जिंदगी को निगल गई। इसके दौरे हुकूमत में आफिया सिद्दीकी समेत सैकड़ों पाकिस्तानी शहरियों को पाकिस्तान में मुख्तलिफ केसेस में ट्रायल करने के बजाय डॉलर्स के एवज अमेरिका के हवाले कर दिया गया, जिन्हें बाद में अमेरिका ने बदनामे जमाना गवांतानामो जेल में रखकर जुल्म के पहाड़ तोड़े। नंबर 4, मुशर्रफ ने इल्ताफ हुसैन की एमक्यूएम को कराची में इतना फ्री हैंड दे दिया कि एमक्यूएम दोबारा 90 की दहाई की अस्करियत वाली सियासत करते हुए दर्जनों लोगों को रोजाना कराची में मारने लगी। एमक्यूएम नेटो के असलहे के कंटेनर्स विफाकी वजीर शिपिंग बाबर गौरी के दौर में गायब करके उनको अपने मुखालिफिन पर इस्तेमाल करती थी और 1 दहाई से ज्यादा कराची में रोजाना दर्जनों अफराद कत्ल होना शुरू हो गए। उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की बहाली की तहरीक के दौरान 12 मई को कराची में सड़कों पर 52 बेगुनाह लोगों को मार दिया गया और मुशर्रफ ने शाम को इस्लामाबाद में सदर पाकिस्तान होते हुए एक जलसे में आकर मुक्के लहराए और उसे अवामी ताकत करार दिया। नंबर 5,
सुईगैस फील्ड में डॉक्टर शाजिया के साथ कैप्टन हमाद की तरफ की गई ज्यादती की वजह से जब सरदार अकबर बुगटी ने कैप्टन हमाद की हवालगी का मुतालबा किया तो मुशर्रफ ने फौज को देने से इनकार कर दिया और बलूचिस्तान में ऐसी जंग शुरू हुई जो आज तक खत्म नहीं हुई। मुशर्रफ के फिरौनियत भरे रवैये से बलोचों को जिल्लत महसूस हुई और मुसल्लह जिदोजहद शुरू हो गई और फिर दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमले शुरू हो गए, जिसमें आज तक हजारों फौजी जवानों की शहादतें भी हो चुकी हैं और हजारों सिविलियन भी मारे जा चुके हैं। मुशर्रफ ने मशहूर जमाना फिक्रा बोला कि मैं इन्हें वहां से हिट करूंगा, इन्हें पता नहीं चलेगा। और इसके बाद सरदार अकबर भुट्टी की मुसल्लह जिदोजहद के दौरान मौत वाक़ई हो गई और इस वाक़े ने जलती पर तेल का काम किया और बलूचिस्तान में अलहदगी की ऐसी तहरीक शुरू हुई जो आज तक चल रही है। नंबर 6, मुशर्रफ इमरान खान की तरह हद से ज्यादा नरगसीत पसंद शख्स था। खुद को अक्ले कुल समझता था, अपने अलावा हर शख्स नीच नजर आता था। जाती तौर पर शराबी और बदकिरदार आदमी था। फिल्मी अदाकाराओं से लेकर अपने कोलीग्स की बीवियों और मुख्तलिफ औरतों से उसके जिस्मानी ताल्लुकात थे। मशहूर है कि करप्ट नहीं था, लेकिन अपने दौरे इक्तदार में उसने चंद हाथ ऐसे मारे कि बाद की सारी जिंदगी रॉयल लाइफ के तौर पर गुजारी। नंबर 7, अपने सारे दौरे इक्तदार में अपने इदारे के अफराद को खुश रखने के लिए उसने अपनी आंखें बंद रखी और इस वजह से इदारे में बेइंतहा करप्शन परवान चढ़ी। इसके अलावा उसने फौजियों को सिविल इदारों में मुख्तलिफ पोजीशंस पर तैनात किया, जिससे सिविल इदारों और अवाम में फौज के खिलाफ मुखालिफत और नफरत के जज्बात पैदा हो गए। इसके दौरे इक़्तिदार में ये आलम था कि फौजी वर्दी पहनकर अकेले बाहर घूमने से मना कर दिया गया था और लोगों ने फौजी काफिलों को देखकर नारेबाजी शुरू कर दी थी। नंबर 8, मुशर्रफ ने अदलिया, जजेस और अदालतों को अपने ज़ेरे असर लाने के लिए दूसरी बार आइन मुअत्तल करके मिनी मार्शल लॉ इमरजेंसी प्लस लगा दी और जजेस को आर्जी आइन PCO पर हल्फ लेने का कहा, जिस पर मुख्तलिफ जजेस के इनकार के बाद उनको जबरदस्ती हटाने पर आईनी, सियासी और समाजी बहरान पैदा हो गया और मुल्क में जजेस बहाली तहरीक चली जो आखिरकार मुशर्रफ का इक़्तिदार ले डूबी। नंबर 9, मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में कुछ शोबों में तरक्की रही, जिसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की मद में दर्जनों अरब डॉलर सालाना फौजी इमदाद की शक्ल में मिलते थे, जिस वजह से मईशत अच्छी चलती रही, करेंसी मजबूत रही और महंगाई की शरह कम रही। स्टॉक मार्केट में तेजी रही, बैंकों ने ऑटो फाइनेंस की पॉलिसी शुरू की और नई नई गाड़ियां सड़कों पर नजर आने लगी। रियल एस्टेट मार्केट जो उस दौर में दुबई समेत दुनिया के काफी ममालिक में अरूज पर थी, पाकिस्तान में भी अरूज पर रही और इजी मनी लोगों के पास आई, जिसको खुशहाली तस्वुर किया गया। नंबर 10, मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में प्राइवेट मीडिया को लाइसेंसेस का इजरा किया गया, जिससे न्यूज चैनल्स और इंटरटेनमेंट चैनल्स की भरमार हुई, जो बाद में बामे अरूज तक पहुंची। इस मीडिया को कंट्रोल करके इसके जरिए लोगों की ज़हन साजी की जाती थी। बहरहाल इसके अच्छे और बुरे असरात मुआशरे पर जरूर पड़े, जो अब भी जारी हैं। बाद में इसी मीडिया पर क्रैकडाउन भी मुशर्रफ दौर में ही हुआ और मुख्तलिफ चैनल्स की नशरियात बंद कर दी गयी। नंबर 11, मुशर्रफ के मतलक अनान दौरे हुकूमत में काला बाग समेत किसी भी बड़े डैम पर काम शुरू नहीं किया गया। तवानाई के मंसूबों समेत सनती तरक्की, ज़राअत और तिजारत, एक्सपोर्ट पर कोई खास तवज्जो नहीं दी गई, जो कि किसी भी कौम की तरक्की में मजबूत बुनियाद साबित होती हैं। नंबर 12, मुशर्रफ के दौर में सानेहा कारसाज, जिसमें सैकड़ों सियासी कारकुन शहीद हुए और इसके बाद लियाकत बाग में बेनजीर भुट्टो की शहादत दर्जनों कारकुनों समेत हुई। बेनजीर भुट्टो ने अपनी जिंदगी में ही अपने कत्ल का खदशा जाहिर करते हुए मुशर्रफ को अपने कातिल के तौर पर नामजद कर दिया था। बेनजीर की मौत के बाद मुशर्रफ का इक़्तिदार कमजोर होता गया। फौज में गैर मकबूल हुआ तो आर्मी चीफ के ओहदे से हटना पड़ा और फिर सदारत से भी हाथ धोना पड़ा। फिर बेनजीर भुट्टो नवाब अकबर भुट्टी के कत्ल के अलावा आइन तोड़ने के मुकदमात बने। अदालतों में पेशियों के मौके पर लोगों ने जब जूते फेंकना शुरू किए तो कमांडो मुशर्रफ कमर दर्द के इलाज के बहाने मुल्क से बाहर चला गया। इश्तिहारी मुजरिम करार पाया। इसकी गैर हाजिरी में जस्टिस वकार सेठ मरहूम ने आइन शिकनी के मुकदमे में सजाए मौत की सजा सुनाई और फैसले में लिखा कि इस आइन शिकन की लाश को 3 दिन तक चौक में लटकाया जाए। बाकी जिंदगी उसने खुद साख्ता जिला वतनी में गुजारी और सुनने में आया कि ऐसी पुरइसरार बीमारी में मुब्तला हुआ जो लाखों में से एक शख्स को लगती है और आखिरकार
اور آخرکار کائنات کے سب سے بڑے منصف کے پاس جا پہنچا۔ اب اگلے جہان میں جسٹس وقار سیٹھ کے سامنے بے نظیر بھٹو، اکبر بگٹی سمیت ہزاروں لوگ جو اس کی وجہ سے ناحق جان سے گئے، اللہ ان کا فیصلہ اور مظلوموں کا انصاف کرے گا، ہر اس شخص کے لیے جو طاقت کے نشے میں خدائی لہجے میں بولتا اور فیصلے کرتا ہے۔ مشرف کی زندگی کا عبرت ناک انجام ایک مثال ہے۔